हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही ध्यान से और चुन चुन करके लिखा गया है सिर्फ आपके लिए। तो एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दरअसल ये चैनल आप ही का है, आप ही के लिए है कि नहीं। तो इस वीडियो में बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से देखें, समझें और अपना नंबर भी नोट करते जाएँ। डियर फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन तो मात्र 25 हैं, लेकिन आपके टोटल 100 क्वेश्चंस कंफर्म होंगे, जो कि अपने आप में ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपना 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव का विकास एवं रिवाज परंपरा का अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को क्या बोलते हैं हम। ऑप्शन 4 हैं, इकोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मॉर्फोलॉजी और कॉस्मोलॉजी। और इसमें ऑप्शन नंबर ई भी है, जो कि नन है। तो आप अपना आंसर खुद से 2 या 3 सेकंड में दे सकते हैं और अपना नंबर भी काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही दिए। ठीक है, और फाइनली मैं तो आंसर बताने ही वाला हूँ। तो उस शाखा का नाम है, उस शाखा का जो नाम है दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी होता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। समझ रहे हो आप। इकोलॉजी जैव संबंधित अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर जो होता है, फल फूल एवं साग सब्जियों का अध्ययन होता है। और मैं बता दूं कि मॉर्फोलॉजी जो होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा प्राणियों के संरचना का अध्ययन होता है मॉर्फोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि मैं एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के लिए 4 आंसर भी बताऊंगा जो कि रिलेटेड होगा। इस तरह से आपको 25 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2, चांद एवं तारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। इराक, तुर्की, पाकिस्तान और बी व सी दोनों, मतलब कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों का। तो इसका रियल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह चांद और तारा ही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है किसकी कमी से। तो फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग होता है वो होता है बोरोन की कमी से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। मैं बता दूं आपको, जो जस्ता की कमी से होता है वो होता है आपके धान में खैरा रोग, समझ आप। और तांबे की कमी से क्या होता है, नींबू में डाइवेक होता है, डाइवेक का लक्षण मिलता है तांबा की कमी से। बोरोन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग होता है, और जस्ता की कमी से क्या होता है, तो मैंने बताया आपको कि धान में खैरा रोग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है, किसे कहते हैं सफ़ेद स्वर्ण, वाइट गोल्ड। ये आपका है प्लेटिनम। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम भी है, जो काफ़ी मिलता जुलता है। मैं यूरेनियम से रिलेटेड कुछ बता दूं आपको कि यूरेनियम का जो अयस्क है, ओर बोलते हैं, वो होता है रेडियम। और रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। और रेडियम का भी एक अयस्क होता है, उसका नाम है, उसका नाम कौन बताएगा। जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं बता दूं कि जो क्या बोलते हैं, रेडियम का अयस्क है, उसका नाम है पीच ब्लेड। पीच ब्लेड, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त अपने आप में, कई बार आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में कितने तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी का जो शून्य वर्ग होता है उसमें आपके 6 एलिमेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। और ये जो 6 एलिमेंट होते हैं दोस्तों शून्य वर्ग में, ये 6 पूरे के पूरे इनएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब अक्रिय गैस, जिनका नाम इस प्रकार है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडान एवं जेनान।
इन सब के बारे में बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट से सेकंड वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सिरेराइट जो है किसका यस्क है? सिरेराइट किसका यस्क है? निकल का, टिन का, एल्युमिनियम का, लोहा का। तो सिरेराइट दोस्तों जो यस्क है लोहा का है। ठीक है। अब आप कम से कम इन सभी के एक एक या दो दो यस्क याद होने चाहिए। जैसे कि एल्युमिनियम का क्या क्या होता है? एलुनाइट होता है, क्रायोलाइट होता है, क्रायोलिन होता है, फेल्सपार होता है, बहुत सारे यस्क हैं। टिन का क्या है? टिन का किसी को पता है तो पता है। टिन का यस्क होता है कैसीटेराइड। निकल का होता है मिलेराइट। तो इस प्रकार से आपको यस्क भी याद करने चाहिए। अगला क्वेश्चन की कार्बन पेपर के आविष्कारक कौन है? कार्बन पेपर, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है कार्ल बेंज, ऑप्शन नंबर बी है माइकल फैराडे, सी है राल्फ वेजवुड एंड डी टार्सेली। कोई एक सटीक आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आप अपना आंसर सटीक चूज कीजिए और अपना नंबर भी काउंट करते रहिए, कितने नंबर आप इसमें से पा रहे हैं। ठीक है। इसका जो रियल आंसर है वो है सी, राल्फ वेजवुड। राल्फ वेजवुड ने ही दोस्तों कार्बन पेपर का आविष्कार किया था। कार्ल बेंज जो है इसका रियल आंसर ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लीजिएगा। कार्ल बेंज ने कार का आविष्कार किया था। बहुत ही आसान है कि नहीं? कार्ल बेंज कार। माइकल फैराडे आपको पता ही है, डायनामो की खोज की थी इन्होंने। और जो टार्सेली है इन्होंने बैरोमीटर की खोज की थी। बैरोमीटर जिससे वायु दाब मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन में आवेशों की संख्या होती है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, या बी ऑप्शन, या सी, या फिर डी। डी जो है ए और बी दोनों है। ठीक है। कोई एक आंसर आप चूज कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि न्यूट्रॉन में आवेशों की संख्या 0 होती है। आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है? उदासीन होता है, इसलिए इसमें आवेशों की संख्या 0। तो जो 1.6 वाला है ये जो है आपका प्रोटॉन का है, प्रोटॉन में आवेशों की संख्या, और ये जो है इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉनों की संख्या, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है। न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन कि सीपीएस किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 9, सीपीएस किसका मात्रक है? सीपीएस जो मात्रक है दोस्तों आवृत्ति का है। आपने पढ़ा होगा हर्ट्ज, तो हर्ट्ज न्यू नेम है और पुराना नाम था इसका सीपीएस। ठीक है। तो आपका मात्रक आपको पता होगा केल्विन, समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। ठीक है। आप मात्रक भी याद कीजिए अगर आपको फाइंड करना है रियल में तो। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी की कुल संख्या कितनी है? 10, 6, 8 या नन? आप क्या गेस करेंगे? कम से कम 6 तो होना चाहिए, या 8 या फिर 10। दोस्तों इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा नन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड्स? लेट्स गो अहेड फॉर न्यू क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज अपकमिंग। और ये क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, कोई एक तो आप चूज कीजिए और अपना नंबर भी काउंट डाउन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये चैलेंज है कौन कौन 20 नंबर्स लाते हैं 25 में से। तो इसका रियल आंसर जो होगा वो होगा कोटोपैक्सी। ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमांजारो, फ्यूजियामा जो है आपकी है ये जापान में पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? ज्वालामुखी। ये जापान की ज्वालामुखी है। और जो किलिमांजारो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में। ठीक है। और जो मेयन है ये फिलीपींस में पाई जाती है। ये पाई जाती है क्या? वहीं पर उपस्थित है। ये जो ज्वालामुखी है फिलीपींस में है। कोटोपैक्सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। फ्यूजियामा जापान में, किलिमांजारो अफ्रीका में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बड़ी सटीक है 1942, 1943, 44, 45। तो इसका जो रियल आंसर है वो है 1942। इसमें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। बिल्कुल इससे सटीक आता है रिलेटेड कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी। तो वो दोस्तों उसके लिए 1943 करेक्ट आंसर होता है।
और 1944 1945 की रही बात तो इसमें किसी भी फौज या सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का रियल आंसर है सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम क्या है? अर्जुन देव। अर्जुन देव, इनकी हत्या करा दी गई थी मुगल शासक के द्वारा। मुगल के ही किसी वंशज की सहायता करने के कारण इनकी हत्या करा दी गई थी। अब किसने की थी आप ढूंढिए, थोड़ा पढ़िए, खुद से तो पढ़िए यार। अगला क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा, आपको क्या लग रहा है इसमें सब घाघरा पर के युद्ध कर रहे थे? ऐसा नहीं, उस स्थान का नाम है घाघरा। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था, ध्यान रहे। ठीक है, ये बाबर द्वारा लड़ा गया चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध। इसमें भी बाबर विजयी ही रहा, आपको तो पता ही होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीराबाई का जन्म हुआ था, मतलब किस सन में हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कोई एक तो चूज कीजिए और अपना नंबर काउंट भी करते रहिए। आपको कंडीशन तो पता ही है। इसका जो रियल आंसर होगा आपका होगा 1498, 1498। आपको ये सन पता है, आप इस सन को किसी और चीज़ से, इंसिडेंट से रिलेट कीजिए और कुछ याद कीजिए। पता है आपको 1498 में ही भारत के कालीकट बंदरगाह पे एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, और उसी ने भारत की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बख्तियार खिलजी अलाउद्दीन से किस तो बख्तियार खिलजी जो भारतीय इतिहास में काफ़ी फेमस है, ये जो सेना नायक था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, और इसी ने दोस्तों हमारे पटना में उपस्थित और बिहार में उपस्थित नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया था। उसमें सैकड़ों हजारों पुस्तकें जल गई, क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पवन दूत के लेखक कौन है? तो पवन दूत के लेखक जो हैं जयदेव नहीं है, हला युद्ध ये भी नहीं है, बल्ला सेन ये भी नहीं है। आपको पता हो गया कौन है? धोई, जिसके पास पवन की जिस समान शक्ति है वही धो सकता है, कि नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कि यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा था जो वो था सिंहड़। और इस वंश में जो सबसे कायर रहा उसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र यादव वंश का सबसे कायर राजा रहा, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ही वो है नीची ढंग की। तो खैर छोड़िए, आगे चलिए। 90 नंबर अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसका कथन है? आदर्श विज्ञान है अर्थशास्त्र, ये कथन किसने कहा था? स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, मेहता। तो इससे कहा था मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अर्थशास्त्र स्वास्थ्य का धन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड एंड वाशिंगटन। तो इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में WTO की। ठीक है, और WHO की स्थापना की गई थी 1995 में। ठीक है, और दोनों का मुख्यालय जेनेवा ही है। अब मैंने तो बोले थे 25 क्वेश्चन दिख रहे हैं BC, तो 5 क्वेश्चंस मैं आर्टिकल से रेड करके इसमें नोट करा रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल से अनुच्छेद। आई होप डू यू नो ऑलरेडी अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। एक्स्ट्रा मैथ बस आपको 3 इम्पोर्टेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला है कि 352 आर्टिकल जो संबंधित है आपात स्थिति से। ये सब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360। आपात स्थिति क्या होती है कि जब देश के अंतर्गत कोई बाह्य आक्रमण होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो एक सतर्कता के रूप में राष्ट्रपति इस आपात स्थिति की घोषणा करके देश को संयम एवं सुसंगठित करने का प्रयास करते हैं आर्टिकल 352 के तहत। दोस्तों जो आर्टिकल 356 है 356, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 360 है जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है। इसका मतलब ये होता है कि यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।